हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के रिलेटेड एमपीसीके देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रयागराज स्तंभ लेख किस यानी जो है प्रयागराज स्तंभ लेख की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इस जो प्रयागराज स्तंभ लेख की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, तो ये 35 फीट है। याद रखिएगा कितनी है, 35 फीट है। और जितने भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1930 भी दिया होता है कभी कभी ऑप्शन में, लेकिन गूगल के अनुसार मैंने 1919 जो है वो दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो गूगल से निकाला हुआ है कि जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि जो इंदौर में है इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बाघ की गुफाएं दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो बाघ की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये धार में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बाघिन जो नदी है दोस्तों इसके तट पर स्थित है ये गुफाएं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। तो ये पेट्रोल जो है मध्य प्रदेश में जो है वो नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। लेकिन लोहा एस्क, मैंगनीज, कोयले की अगर बात करें तो सिंगरौली में जो है दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। और मैंगनीज जो कि बालाघाट ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है मैंगनीज जो है पाया जाता है बालाघाट में। तो आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, यानी मध्य प्रदेश की किस नदी में जो है वर्ष पर्यंत जो है जल बना रहता है। तो नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, इन तीनों में ही जो है दोस्तों वर्ष भर जो है वो जल जो है बना रहता है। याद रखिएगा। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें, नर्मदा और सोन नदी इन दोनों नदियों की अगर हम लोग बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से जो है ये नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो कि पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है ये नर्मदा नदी, यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोन नदी भी जो है अमरकंटक से निकली है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और अब हम लोग केन नदी की बात करेंगे। तो केन नदी की बात करेंगे, जो केन नदी है ये कैमूर पहाड़ से निकली है। कहाँ से निकली है, कैमूर पहाड़ से निकली है, जो कि कटनी ज़िले में आता है। ये याद रखिए कटनी ज़िले में आती है ये कैमूर पहाड़ी। तो ये जो केन नदी है ये कैमूर पहाड़ी से निकली है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है किस वर्ष की गई है, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वो कब की गई दोस्तों, तो ये 21 मार्च 1969 को की गई है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू किया गया था, तो ये 30 अप्रैल 1977 को जो है लागू किया गया था। तो याद रखिएगा जो कि सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
अब आपसे ये पूछ ले कि दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया गया था, तो 17 फरवरी 1980 को और 9 जून 1980 तक लगा था, याद रखिएगा। और पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है 30 अप्रैल 1977 को लगा था और 23 जून 1977 तक लगा था। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। लेकिन आपसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है पूछे तो आप कब बताओगे, 30 अप्रैल 1977 को। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी इसमें से गलत है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है दोस्तों जो कि गलत बताना है। मेलसा, मेलसा जो विदिशा से संबंधित है। दसपुर, दसपुर की अगर हम लोग बात करें तो दसपुर मंदसौर से संबंधित है। गोपाचल जो कि ग्वालियर से संबंधित है। लेकिन महेशमती, महेशमती जो है दोस्तों ये मंडला से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। महेशमती जो है महेश्वर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो महेश्वर से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जो मेलसा है, तो जो मेलसा है वो विदिशा से संबंधित है। दसपुर मंदसौर से संबंधित है और गोपाचल जो है ग्वालियर से संबंधित है। और जो महेशमती है वो महेश्वर से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हर 12 साल में जो है कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो ये उज्जैन में लगता है। कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है। और क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 साल में एक बार लगता है। उज्जैन जिले में जो है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और ये जो महाकालेश्वर का जो मंदिर है उज्जैन जिले में ही स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत में जो है कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। भारत में 4 जगह लगता है। नासिक में लगता है, नासिक में। प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में। और तीसरा जो है उज्जैन में लगता है। और चौथे की अगर हम लोग बात करें, और चौथा जो लगता है वो हरिद्वार में लगता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। सांची के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो सांची है, यानी जो सांची का स्तूप है, यह रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप जो है वो रायसेन जिले में है, तो याद रखिएगा। और ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। और उज्जैन में भी जो महाकालेश्वर है वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, तो याद रखिएगा। और जो ओमकारेश्वर है ये खंडवा ज़िले में आता है। कहाँ पर आता है, ये खंडवा ज़िले में आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और चित्रकूट जो है वो सतना ज़िले में आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों कितने जो राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये 5 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन से 5 राज्यों के साथ में जुड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। लेकिन आपसे ये पूछ ले, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है, तो याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है, तो गुजरात से लगती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, यानी जो कौन सी नदी है इनमें से जो है यमुना में नहीं मिलती है, तो ये सोन नदी। सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यमुना नदी में जो है नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ये जो सोन नदी है आरा के पास बिहार में, आरा के पास में बिहार में, बिहार राज्य में जो आरा है दोस्तों, जिला है आरा, तो इस आरा के पास में जो है गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। जो सोन नदी है गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो चंबल नदी जो है इंदौर के इंदौर ज़िले के जना पाव पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल हुआ है चंबल नदी का, तो याद रखिएगा। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें, बेतवा नदी की, तो यह रायसेन जिले के
कुम्बरा गांव से जो है रायसेन जिले के कुम्बरा गांव से जो है रायसेन जिले के कुम्बरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है, तो याद रखिएगा। और काली सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें, काली सिंध नदी की, तो जो काली सिंध नदी है देवास जिले देवास जो जिला है वहाँ का जो बागले गांव है उसके समीप से जो है काली सिंध जो नदी है वो निकली है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और इस काली सिंध की जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कोरको जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? यानी कोरको जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोरको जनजाति है मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो ये खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा ज़िलों में पाई जाती है दोस्तों कोरको जनजाति। अगर हम लोग बात करें कोरको जनजाति की, तो जो कोरको जनजाति इन दक्षिणी क्षेत्र में जो यानी दक्षिणी ज़िलों में पाई जाती है कोरको जनजाति, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और कोरको जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है कोरको जनजाति। और पहले नंबर पे आती है भील जनजाति आती है। फर्स्ट नंबर पे जो है मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति आती है। सेकंड नंबर पे आती है गोंड जनजाति, सेकंड नंबर पे आती है गोंड, और थर्ड नंबर पे आती है कोल जनजाति, और चौथे नंबर पे आती है कोरको जनजाति, और पाँचवें नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी जनजातियों से रिलेटेड MCQs है सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और भी जो मेन इम्पोर्टेंट्स और भी रहेंगे तो वो भी करवा दूंगा। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो है जनजातियों से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाल दी है, तो आप जाके देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का जो है कितना परसेंट निवास करते हैं? यानी मध्य प्रदेश में भारत की जो जनसंख्या कितने परसेंट जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो ये 6%। कितना परसेंट निवास करती है दोस्तों? तो 6% निवास करती है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 5.99% हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो 6वां स्थान है जनसंख्या में, याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों को तेलंगाना के गठन के बाद में पूछ ले, तेलंगाना के गठन के बाद में अगर पूछ ले तो मध्य प्रदेश का जो है कौन सा स्थान है, तो ये 5वां स्थान है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो 17वां स्थान है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का जो है दर्जा भी दे दिया गया था। 1999 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का भी दर्जा जो है दे दिया गया था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 है, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी मनोनीत में जो मनोनीत भी किए जाती है यानी सीटें,
तो इसमें जो है कितनी हो जाती है, 230 + 1 हो जाती है, यानी एक सीटें जो है मनोनीत की जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी ऑप्शन में आपको 230 यानी पूरे ऑप्शन में 230 अगर आपको दिखाई दे तो 230 लगाइएगा, यानी 230 लगाइएगा। लेकिन आपको 231 दिखाई दे पूरे ऑप्शन में यानी चारों ऑप्शन में तो 231 लगाइएगा, क्योंकि एक मनोनीत भी की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा सीटें कितनी है, मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, 11 है। तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 11 है, याद रखिएगा। और लोकसभा सीटें पूछ ले आपसे मध्य प्रदेश की, तो आप लोग कितनी बताओगे, 29 सीटें, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है, यानी जो बाघ की गुफाएं है जो किस स्थान पर स्थित है, तो यह धार जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और जो बाघ की गुफाएं हैं ये बाघिनी नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, यानी जो मालवा का पठार है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, मालवा का पठार, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मालवा का पठार है ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है मालवा के पठार की, तो 500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है मालवा के पठार की, याद रखिएगा। और इसकी जो सिगार चोटी है, यहाँ पे जो मालवा के पठार में जो है बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती है, तो मैं उन लोगों के जो नाम है वो आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि सिगार चोटी, सिगार चोटी जो है मालवा के पठार की चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 881 मीटर, याद रखिएगा। और जनापाव चोटी, यानी जो जनापाव चोटी है, ये जो जनापाव चोटी है इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी ऊंचाई है 854 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है जनापाव चोटी की, 854 मीटर है। और धजारी चोटी भी जो है मालवा पठार की चोटी है, धजारी चोटी ये भी मालवा पठार की चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 810 मीटर है, कितनी है, 810 मीटर है। और जो मालवा पठार की एक और चोटी है गोमनपुर चोटी, कौन सी है दोस्तों, गोमनपुर चोटी है, इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 510 मीटर है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख यानी जो मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो कृषि को सुदृढ़ बनाना, क्या है, कृषि को सुदृढ़ बनाना है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, यानी जो समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार कौन सा है, तो ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इत्रदार महल कहाँ पर स्थित है, यानी जो इत्रदार महल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन दुर्ग में जो है इत्रदार महल स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ग्वालियर दुर्ग जो है ग्वालियर में स्थित है, याद रखिए कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। तो जो ग्वालियर का किला है कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ के किले की अगर हम लोग बात करें तो जो अजयगढ़ का किला है दोस्तों ये पन्ना ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा, पन्ना ज़िले में स्थित है। और पन्ना की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मझगांव खदान है, यानी जो पे जो ये मझगांव खदान है वो हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी जो हीरे का उत्पादन है इस पन्ना ज़िले से ही होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और अजयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये पन्ना ज़िले में स्थित है।
ग्वालियर दुर्ग जो कि ग्वालियर में स्थित है, और इस ग्वालियर दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सूरज सेन द्वारा जो है ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रायसेन दुर्ग जो कि रायसेन में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रायसेन दुर्ग जो है वो रायसेन में ही स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो इत्रदार महल कहाँ पर स्थित है? तो जो इत्रदार महल है ये रायसेन दुर्ग में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जितने भी मैंने आप लोगों को MCQs करवाए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी जितने भी फैक्ट्स बताया, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।